Hello everyone, welcome to daily current affair classes of TD गुरुकुल, जहां पर हम पढ़ेंगे ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड जीपीएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें इंक्लूड है फर्स्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब, सेकेंड वन इज सेवा से सीखे कैंपेन, द थर्ड वन इज भारत जैन AI मॉडल, द फोर्थ वन इज Israel's laser beam defense system and the last one is कुल्सी रिवर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। ये जो ऑपरेशन है वो है यूक्रेन कंट्री का। यहाँ पर यूक्रेन ने जो है ये ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को एग्जीक्यूट किया है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रोन ऑफेंसिव सिस्टम, जहां पर इन्होंने अटैक किया है रशिया के 4 एयर बेसिस पे और लगभग 40 इनके एयरक्राफ्ट जो हैं, जो बॉम्बर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से रशिया को लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। रशिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड में रशिया को जाना जाता है उसके डिफेंस सिस्टम से। एंड यहाँ पर हमको दिख सकता है ये जो यूक्रेन का अटैक है, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक है जो आज तक रशिया और यूक्रेन के जो वॉर चल रहा है तब से लेकर जो आज तक, ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है जो किया है यूक्रेन ने। एंड रशिया के हम काफी सारे डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे S-400 विच इज वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं डिफेंस सिस्टम। स्टिल वहां पर ये अटैक किया है यूक्रेन ने, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करें व्हाट इज ऑपरेशन स्पाइडर वेब, तो ये एक हाई प्रिसीजन लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक है जो किया है यूक्रेन ने रशिया के एयर बेसिस पे। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले है यूक्रेन जिन्होंने अटैक किया है, एंड नेक्स्ट वन इज रशिया जिन पे ये अटैक हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रशिया के जो भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं उन पे अटैक करना, क्योंकि उसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की वजह से रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक करता रहा है। नेक्स्ट वन इज, इसमें ये दिखाना चाहता था यूक्रेन कि उनके पास भी एक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, कि वो भी रशिया के अंदर घुसकर रशिया पे अटैक कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगर बात करें इसके की फीचर्स की, तो सबसे पहले है इसके स्केल के रिगार्डिंग। यूक्रेन ने सडनली ये अटैक नहीं किया है, लगभग उन्होंने इस अटैक के लिए 18 महीने या हम कह सकते हैं 1.5 साल का समय लिया, एंड उसके बाद उन्होंने ये अटैक किया है। तो आप देख सकते हैं 1.5 साल की तैयारी ये की गई थी बाय यूक्रेन। इसमें 117 एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे रशिया के पास तो डिफेंस सिस्टम है S-400 जैसा, तो कैसे यूक्रेन ने ये अटैक किया है? यूक्रेन ने ट्रक्स में भर भर के स्मगलिंग के थ्रू ये ड्रोन्स भेजे पहले रशिया में, एंड वहां पर ये ट्रक्स में उन्होंने इसको छुपा दिया एक वुडन प्लैंक्स के नीचे, सो दैट अगर कोई चेकिंग भी करे तो उनको पता ना चल पाए कि इसमें ड्रोन्स रखे हैं। ये ड्रोन्स का फिर उन्होंने जाके रशिया के अंदर जाके, अगर हम बात करें तो बात की जा रही है रशिया के बॉर्डर से 1800 से लेकर 4000 किलोमीटर अंदर जाके यूक्रेन ने ये अटैक किया है। वहां पर जो इंडिविजुअल जो ट्रक्स है उनको अलग अलग एरियाज में भेजा गया, एंड उसके बाद वहां से इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया, एंड वहां पर अल्टीमेटली जो उनके रशिया के जो एयर बेसिस थे और जो बॉम्बर्स थे जो यूक्रेन पे जिससे अटैक किया जा रहा था, उस पे ये अटैक किया गया है बाय स्मॉल ड्रोन्स। एंड अगर कोई चाहता इन ट्रक्स को पकड़ना, तो ये जो ट्रक्स थे ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाए थे, खुद ही अपने आप को जला दे रहे थे, जिसकी वजह से कोई इनको पकड़ भी नहीं सकता था।
अगर हम बात करें तो ये एक टैक्टिकल इनोवेशन है बाय द यूक्रेन, जिसमें उन्होंने लिया ड्रोन्स और मैंने आपको बताया उनको वुडन शेड्स के नीचे सिविलियन ट्रक्स में भेजा गया, दैट टू बाय स्मगलिंग का रूट लिया गया है रशिया में जाने का। आपको पता है रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टिल हमको ये स्मगलिंग रशिया में देखने के लिए मिली बाय यूक्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन ड्रोन्स को रिमोटली लॉन्च किया गया था अलग अलग जगह पे जाके, एंड वहां से ये ट्रक से ड्रोन्स निकल के उन्होंने एयर बेसिस पे अटैक किया है। हम बात करें कौन कौन से एयर बेसिस, तो उसमें इंक्लूड होते हैं बेलाया, ओलेनिया, डायगिलेवो, इवानोवो एंड देन है यूक्रेनिया। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो इससे जस्ट पहले रशिया ने भी अटैक किया था यूक्रेन पे बाय इस्कैंदर मिसाइल, एंड जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद यूक्रेन ने भी अपना बदला ले लिया, एंड इसके लिए उन्होंने तैयारी की थी पिछले 1.5 साल से। नेक्स्ट हम बात करें तो इट विल एक्ट एज अ प्रील्यूड टू पीस टॉक्स। आगे हमको देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर में कि यूक्रेन और रशिया जो है एक शांति समझौता कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी यहाँ पर अभी तक ये देखा जा रहा था कि रशिया बहुत पावरफुल है, तो जो भी रशिया कहता सामने यूक्रेन को मानना पड़ता। बट इस अटैक के थ्रू यूक्रेन ने ये दिखा दिया कि उनके पास भी पावर है, एंड वहां ये पीस समझौते में वो रशिया के सामने झुकने वाले नहीं है। अब यूक्रेन भी अपनी बातों को रशिया के सामने आगे रख सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड जो करंट अफेयर है, दैट इज सेवा से सीखे कैंपेन। इस पर्टिकुलर कैंपेन में जो यूथ वॉलंटियर्स हैं उनको 15 डेज की सर्विसेज देनी होगी एट जन औषधि केंद्र। ये जो जन औषधि केंद्र है ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बनाए गए हैं। इसका मेन एम ये है कि ये एक जेनेरिक मेडिसिन की शॉप्स हैं जो कस्टमर्स को, पेशेंट को एक अफोर्डेबल प्लस एक प्रॉपर क्वालिटी की मेडिसिन जो है लोगों को प्रोवाइड करे। तो इस जन औषधि केंद्र में इन यूथ वॉलंटियर्स को, इन युवाओं को वहां पर सर्विस देनी है 15 दिन की, जिसे बोला गया है सेवा से सीखे कैंपेन। बात करते हैं क्या है, तो यहाँ पर यूथ जो है इसमें एंगेज रहेंगे, वहां पर जो भी काम करेंगे वो प्रैक्टिकली करेंगे। जनरली क्या होता है, लोग जो है स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ जो उनकी जो नॉलेज है, उनका जो नॉलेज है सिर्फ और सिर्फ बुक तक सीमित रहता है, थियरी तक सीमित रहता है। यहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकते हैं, और कहाँ करेंगे, दैट टू एट जन औषधि केंद्र। इस पर्टिकुलर जो कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया है 2025 में एज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। इंडिया का ये एम है कि यूथ को डेवलप करे बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्योंकि युवाओं को यहाँ पर जो है एक सेवा देनी है। एंड सेकेंड जो मिनिस्ट्री है जन औषधि केंद्र के लिए वो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एंड वो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये धारणा होती है क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड है फार्मेसी, इसलिए वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा, बट जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट इस पर्टिकुलर जो कैंपेन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले जो हमने बात करा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनको वहां पर सीखने के लिए मतलब प्रैक्टिकली वो लोग वहां पर सीख सकते हैं, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनको जो है पब्लिक का हेल्थ अवेयरनेस कराना है, प्लस जेनेरिक मेडिसिन को वहां तक पहुंचाना है। बात करें जेनेरिक मेडिसिन की तो एक्चुअली 2 टाइप की मेडिसिन होती है।
फर्स्ट वन इज ब्रांड मेडिसिन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज जेनेरिक मेडिसिन। जो ब्रांड मेडिसिन होती हैं, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग की गई है, मार्केटिंग की गई है एंड क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, इसके लिए वो कॉस्टली होती है, क्योंकि उनके ब्रांडिंग और ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी खर्चा हो गया होता है एंड इसको निकालने के लिए उनको एक ज्यादा अमाउंट की जो है मेडिसिन को बेचना पड़ता है। बात करें जेनेरिक मेडिसिन की, तो वो ब्रांड मेडिसिन के एग्जैक्ट डिट्टो सेम होती है, बस क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए, ब्रांडिंग नहीं की, इसलिए उनके खर्चे ज्यादा नहीं हुए। बिकॉज ऑफ दैट उन मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है कम होता है। दोनों की एफिकेसी में, एफिकेसी मतलब लोगों पे कितना असर करेगा, उस पे कोई भी डिफरेंस हमको ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेटिक ड्रग्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसी बात को लोगों को पब्लिक तक पहुंचाना है, क्योंकि कई बार पब्लिक को लगता है कि वो जेनेरिक मेडिसिन खाएंगे तो उनसे उनको वो दवा की असर देखने के लिए नहीं मिलेगी और बीमारी खत्म नहीं होगी। ये पूरा एक बहुत बड़ा मिथ है जो खत्म करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, उनके टेक्निकल स्किल्स बढ़ेंगे एंड उनको इन्वेंट्री के रिलेटेड सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे किस तरीके से मेडिसिन को रखा जाता है, लॉजिस्टिक सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से मेडिसिन को प्रोक्योर किया जाता है और भेजा जाता है। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि वो जन औषधि केंद्र पे काम करेंगे तो वो लोगों की सेवा कर रहे हैं अल्टीमेटली, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी वजह से नेशन बिल्डिंग जो वैल्यूज है वो भी बढ़ेंगी। जैसे हम बात करें डिसिप्लिन, क्योंकि आप जन औषधि केंद्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर आपको टाइम टू टाइम काम करना है, तो आप उससे डिसिप्लिन सीखेंगे। नेक्स्ट सीखेंगे आप एम्पैथी, कि लोगों का क्या फीलिंग्स है, लोग क्या चीज सफर कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, आप ग्रास रूट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब है आप जमीनी स्तर पे, गांव वाले एरिया में, वहां पर जाके लोगों से मिलेंगे एंड उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उनको मेडिसिन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके की फीचर्स की, तो इसमें मेन ये है कि नेशन वाइड इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 यूथ को मिनिमम भेजा जाएगा और 5 यूथ को अलग अलग जन औषधि केंद्र में भेजा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी से तक सीमित नहीं है, हर एक स्टेट में किया जाएगा, एवरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन टारगेट ग्रुप है, तो माय भारत जो स्कीम है यूथ मिनिस्ट्री की, सेकेंड जो एनएसएस है, नेशनल सर्विस, उस वाले ग्रुप के जो भी वो भी है डिपार्टमेंट ऑफ, या तो बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ। एंड नेक्स्ट जो है फार्मेसी कॉलेज में भी जो यूथ पढ़ रहे हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा एंड उनको मल्टीपल जन औषधि केंद्र में भेजा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या रोल रहेंगे, सबसे पहले उनको डेली के जो भी काम है, डेली का जो मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना है, कैसे करना है, वो A to Z यहाँ पर सिखाया जाएगा। नेक्स्ट उनको बोला जाएगा कि आप लोगों में जेनेरिक मेडिसिन के जो बातें हैं या जो मिथ हैं उसको खत्म करिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जेनेरिक मेडिसिन पहुंचाइए, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट वो सीखेंगे अबाउट इन्वेंट्री, कैसे स्टॉक को मेंटेन करना है एंड कैसे प्रोक्योरमेंट करना है। प्लस वो कम्युनिटी हेल्थ के जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स है उसमें इन्वॉल्व होंगे एंड ये होगा 15 डेज के लिए वॉलंटरी सर्विस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीडी गुरुकुल, तो पीडी गुरुकुल में बोथ यूपीएससी एंड जीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पर अभी हमने ऑन 2 जून अहमदाबाद में स्टार्ट किया है यूपीएससी का ब्रांच, यूपीएससी की बैच रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा जो बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हुआ है गांधीनगर फ्रॉम द 4 जून इन इकोनॉमिक्स। अगेन मैं बात करूं जीपीएससी के बैच, तो वो स्टार्ट हुआ है इन अहमदाबाद फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड जीपीएससी की एक और बैच स्टार्ट हुई है इन गांधीनगर फॉर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द 4 जून। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में
आपको एक फॉर्म दिया गया है, आप वो फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको कॉल करेंगे। यहाँ बैचेस को ज्वाइन करने से पहले आपको दिए जाते हैं 3 फ्री डेमोज। साथ ही यदि किसी को स्कॉलरशिप की जरूरत है तो यहाँ पर अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। सो एनरोल नाउ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू भारत जेन एआई मॉडल। जैसा कि आपको पता है कि यूएस एंड चाइना वो जो है एक सुपर पावर है इन द फील्ड ऑफ एआई। भारत को भी हमको सुपर पावर बनाना है एंड उसके टुवर्ड्स जो हमारा बेसिक स्टेप है, जो हमारा मेजर स्टेप है, वो हमने ले लिया है विद द बाय भारत जेन एआई मॉडल, जिसको लॉन्च किया गया है इन भारत जन एआई समिट, या तो बोल सकते हैं भारत जेन समिट 2025। इट इज गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपको बताते हैं कि क्या है ये। एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जनरली आपने देखा होगा काफी जो एआई है उनको ट्रेन किया जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। बट उसकी वजह से जो हमारे देश के स्थानिक लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो उसके थ्रू चैट जीपीटी या एआई की हेल्प नहीं ले पा रहे। इसके लिए बनाया गया है ये भारत जेन एआई मॉडल, जिसमें आपने या तो टेक्स्ट डाला या आपने कोई स्पीच डाली या आपने कोई इमेज डाला, इस 3 की वजह से इसको बोला जा रहा है मल्टी मॉडल। एंड नेक्स्ट है लैंग्वेज, क्योंकि इसमें इंक्लूड किए गए हैं 22 भारतीय लैंग्वेज, जिसकी वजह से जो स्थानिक लोग हैं अपने लोकल लैंग्वेज में यदि उनको कोई क्वेरी है, यदि उनको कुछ एआई का यूज करना है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको डेवलप किया है, जिसकी वजह से जो इंडिया का डाइवर्सिटी है रिलेटेड टू रीजनल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उसको ये मीट करता है, उसकी नीड्स को ये मीट करता है। इसको बनाया गया है बाय आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी बॉम्बे में है TIH, दैट इज द इनोवेशन हब फाउंडेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने बनाया है। अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 200 करोड़ का खर्चा हुआ है एंड ये आता है नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक एआई इकोसिस्टम बनाए, जिसमें कोई भी लोग, भले वो गांव के हों, भले वो अर्बन एरिया के हों, कोई भी स्टेट के हों, वो इसमें इन्वॉल्व हो सके। और इसमें सिखाई गई है, उसको एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है इन इंडियन लैंग्वेजेस। ये इसका मेन एम है एक एथिकल और इंक्लूसिव एआई टूल बनाया जाए, जिसको हर रीजन के लोग और हर एक सोशल ग्रुप एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू एक रीजन स्पेसिफिक कोई सॉल्यूशन हमको चाहिए तो वो मिल सकता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, जैसा एक हमारे जब ये लॉन्च किया गया उस टाइम पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर मॉडल का हमको हेल्प, उन्होंने इस पर्टिकुलर मॉडल की वजह से उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एरिया में टेलीमेडिसिन जो होता है उसके थ्रू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। कई बार ऐसा होता है लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को हिंदी या इंग्लिश भाषा में नहीं बता पाते एंड वो बता पाते हैं उनकी एक रीजनल भाषा में। तो ये इस एआई मॉडल के थ्रू लोगों की जो प्रॉब्लम है वो रीजनल भाषा में समझी गई, प्लस उनको जो है रीजनल भाषा में ही उसका उपाय दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया, जिसकी वजह से लोग काफी खुश थे एंड उनकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं हमको सॉल्यूशन देखने के लिए मिला। नेक्स्ट, इसको हम और भी जैसे एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह लोग जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पाते। तो एजुकेशन के फील्ड में यदि उनको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, देन दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड उसको अपनी जो भाषा में है वो इजिली समझ सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ सकती है, इनोवेशन बढ़ सकता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारी कंट्री का बढ़ सकता है। काफी लोगों को बिजनेस करना होता है एंड हमको ये भी पता है कि फ्यूचर जो है इट इज रिलेटेड टू एआई। तो यदि लोग एआई को यूज ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे उनकी इनकम जो है बढ़ेगी। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए ये एआई मॉडल काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने बोला ये मल्टी मोडल है, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट, स्पीच और इमेज तीनों को प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो ये लगभग हमारी 22 इंडियन लैंग्वेजेस से इस पर्टिकुलर एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, रूरल एरिया प्लस अर्बन एरियाज जो है सारा ए टू जेड डिफरेंट कम्युनिटीज जो है उनका हमको डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें इसकी स्केलेबिलिटी के, तो इसको गवर्नमेंट सोच रही है कि जो हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे सीपी ग्राम्स, एआई इन एजुकेशन, एआई पावर टेलीमेडिसिन, उसके साथ इसको मिक्स किया जाए सो दैट हमको अलग अलग एरियाज में इस पर्टिकुलर एआई मॉडल का फायदा हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव आर्किटेक्चर को, तो इसमें गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अलावा काफी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ओवरऑल इसमें काफी सारे लोगों ने योगदान दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इससे क्या सिग्निफिकेंस होगा, हमारे इंडिया को क्या फायदा होगा, तो इससे नेशनल इनोवेशन पुश मिलेगा, हमारा जो मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो आगे बढ़ेगा, हमारा जो इंडिया से टेक एड है, हमारा जो विजन है सुपर पावर बनने का, वो हमारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट कल्चरल रेलेवेंस की बात करें तो इंडिया की जो सोसाइटी है वो फुल्ली डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो उनको उन लोगों की लैंग्वेज का समावेश इस पर्टिकुलर मॉडल में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इससे एजुकेशन का रिफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू हम इस पर्टिकुलर एआई मॉडल को यूज कर सकते हैं एंड एजुकेशन के फील्ड में हम काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इजराइल्स लेजर बीम डिफेंस सिस्टम। हाल फिलहाल में इजराइल ने जो हिजबुल्ला के जो भी ड्रोन्स थे उनको मार गिराया है विद द हेल्प ऑफ मेगन और लेजर डिफेंस सिस्टम। इसका सेकेंड नाम है आयरन लेजर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसको बोला जाता है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। बट अगर उस डोम के थ्रू कभी किसी मिसाइल का इंटरसेप्शन करना है तो जो इसमें से जो इंटरसेप्टर मिसाइल निकलती है उसका खर्चा होता है लगभग $50,000 जितना। बट यही उसकी जगह पे इस लेजर बीम को यूज किया जाए तो उसका खर्चा इंटरसेप्शन का मात्र $5 ही होता है। तो आप देख सकते हैं कितना मेजर डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। आयरन डोम बहुत कॉस्टली है बट अच्छा भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कभी जब छोटे अटैक्स करने हो, ड्रोन्स वगैरह पे अटैक करने हो, तब उस टाइम पे इजराइल का जो ये बीम है आयरन बीम, ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। इट इज अ लेजर सिस्टम जो इजराइल ने लगाया है टू हेल्प जो उनका मल्टी लेवल जो शील्ड है डिफेंस सिस्टम, उसको ये हेल्प कर रहा है लेजर बीम। एंड हाल ही में इसने हिजबुल्ला के जो भी डजन्स ऑफ ड्रोन्स जो हैं उसको मार गिराया है। अगर हम बात करें तो इस सिस्टम का नाम है मेगन या शील्ड ऑफ लाइट। ये इजराइल के आयरन बीम लेजर वेपन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें इसको किसने बनाया है तो इसको बनाया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, इसका वो लीड डेवलपर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे काम करता है, तो इसमें से एक हाई
एनर्जी लेजर निकलता है एंड फाइनली जो भी हवा में टारगेट होते हैं, एरियल टारगेट्स लाइक ड्रोन्स और यूएवी, उसको ये अटैक करता है। एंड जो ये पूरा लॉकिंग होता है, जो भी पर्टिकुलर जो भी मिसाइल या ड्रोन जो जनरली आ रहे हैं उसको ये लॉक करता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल ट्रैकिंग। एंड फाइनली जब उसको डैमेज करना होता है तो वो यूज करता है थर्मल डैमेज सिस्टम एंड विद इन सेकेंड्स ये उसको मार गिराता है। जब ये मार गिराता है तब वहां पर आवाज नहीं आती है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इट वर्क्स साइलेंटली, इसीलिए ये है स्टेल्दी। जैसे हमने देखा कि आजकल काफी सारे जो डिफेंस प्रोग्राम्स हैं उसमें प्लानिंग यही चलती है कि वो लोग स्टेल्दियर शिप्स बनाए, स्टेल्दियर एयरक्राफ्ट बनाए, जिसकी वजह से आवाज ना आ पाए और सामने वाला जो है वो अटैक ना कर पाए। तो ये एक स्टेल्दी सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की, तो इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी की वजह से जो इंटरसेप्शन होता है वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, $5 जितना, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, ये 7 से लेके 10 किलोमीटर की रेंज पे जो भी यूएवीज है उस पे अटैक कर देता है। यदि यूएवी का साइन एक कॉइन का भी हुआ तो भी ये उस पे अटैक कर देता है। प्लस जैसा हमने बात किया, इट इज स्टेल्दी, दैट मींस ये साइलेंट है, जब ये अटैक करता है तो आवाज ज्यादा नहीं आती है। नेक्स्ट इसमें एआई इंटीग्रेटेड थ्रेट असेसमेंट सिस्टम है, दैट मींस ये अपने अनुसार एआई की हेल्प से पता लगा लेता है कि कौन सा जो यूएवी है या कौन सा जो ड्रोन है वो हम पे ज्यादा अटैक कर सकता है या हमारे लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो उस हिसाब से ये प्रायोरिटाइज करता है कि किसको पहले अटैक करना चाहिए, तो इसे बोलते हैं एआई इंटीग्रेटेड थ्रेट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, तो ये ग्लोबली फर्स्ट लेजर डिफेंस सिस्टम है जिसे बनाया गया है बाय इजराइल। नेक्स्ट इट विल हेल्प इन फ्यूचर प्रूफिंग वॉरफेयर, जो इजराइल सोच रहा है कि आगे वो फ्यूचर में लाइट बीम और नेवल आयरन बीम बनाएगा, तो उसके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। जो लास्ट टॉपिक है वो है रिगार्डिंग कुल्सी रिवर। बात करें ये कुल्सी रिवर की, तो अभी हाल ही में मेघालय और असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑफ 55 मेगावाट ओवर दिस कुल्सी रिवर। एंड ये जो कुल्सी रिवर है ये गैंजेस, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, उसका ये घर है। तो कहीं ये उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए, इसके लिए काफी सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो परेशान हैं, बट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है बाय आसाम एंड मेघालय गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं ये कुल्सी रिवर की, तो इसका जो लोकेशन है वो है वेस्ट खासी हिल्स मेघालय में, और ये जाता है लास्ट में आसाम में। इसी वजह से आसाम और मेघालय गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। ये जो रिवर है मेघालय में ओरिजिनेट होती है और लगभग 60 किलोमीटर तक बहती है एंड फाइनली जाके ये मिल जाती है विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो ये रिवर काफी छोटी, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 60 किलोमीटर जितनी है, प्लस ये शैलो है, शैलो मतलब ये छिछरी है, प्लस अगर इसके विड्थ की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 70 to 80 मीटर्स का ही इसमें विड्थ है। और इसमें काफी सारी अलग स्पीशीज तो रहती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज रहती है जो मैंने आपको बताया, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, और ये हमारे भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या है ये गैंजेटिक डॉल्फिन, अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें हम, तो इसका नाम है प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका। एंड ये जो है एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज है। जनरली जो डॉल्फिन्स होते हैं वो मरीन वाटर में रहते हैं, सी में रहते हैं, बट ये जो है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और इट इज वन ऑफ द 5 डॉल्फिन स्पीशीज जो ग्लोबली मिलते हैं। इसका अगर लोकली जो नाम है वो है सूसू, जो इसको लोकल टर्म्स में लोग इसको बोलते हैं।
नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमको गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, मेघना में, कर्णफूली सांगू रिवर सिस्टम में। और अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में, तो ये मिलता है हमको इंडिया में, नेपाल में एंड बांग्लादेश में। हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फीचर्स के, तो ये वैसे एक ब्लाइंड स्पीशीज है, क्योंकि जनरली वाटर में जो है हाई टर्बिडिटी की वजह से और लो लाइट की वजह से जो स्पीशीज है उनको दिखता नहीं है। तो इसके लिए यदि सामने से कुछ आ रहा है तो इसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं एको लोकेशन। एको का मतलब होता है आवाज को गूंजना। तो जैसे आपने देखा होगा कई सारी सबमरीन और शिप्स जो हैं वो सोनार वेव्स को यूज करते हैं, एंड सोनार जो है आगे जाके कोई भी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उससे टकरा के वापस आता है। सिमिलर जो इकोलोकेशन टेक्निक है वो यूज किया जाता है बाय डॉल्फिन। तो इससे वो एक आवाज निकालते हैं, आवाज जो है टकरा के वापस आ जाती है, जिसके हिसाब से उनको पता चलता है कि जो सामने टारगेट है या सामने कोई चीज अगर है तो वो कितने दूर है। तो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन की बात करें, जब इसको सांस लेना होता है डॉल्फिन को, तब ये एवरी 30 से लेके 120 सेकेंड्स पे बार बार रिवर के या तो पानी के बाहर आती है। फीडिंग हैबिट्स की बात करें तो जनरली ये फिश को खाते हैं, और ये IUCN की रेड लिस्ट में इसको एक एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा गया है। इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सेव करें, और जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो प्लान है उसको बनाए, बट इस तरीके से बनाए कि जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है उसको अफेक्ट ना हो पाए। एंड जैसा मैंने आपको बताया नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इसको बोला गया है इन द ईयर 2009। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहां पर हमने मेंशन किया है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको बोथ इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।